इस वीडियो में हम क्लास 12 कैलेडोस्कोप के नॉन फिक्शन का फर्स्ट चैप्टर फ्रीडम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है फ्रीडम, इसमें दो सेक्शंस है। एक सेक्शन में हम लोग जी.बी. शॉ का लिखा हुआ ऐसे देखेंगे और उसके बाद में जे कृष्णमूर्ति के लिखे हुए ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये चैप्टर दो भागों में बांटा गया है। एक सेक्शन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया और दूसरा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेक्शन जो जी.बी. शॉ ने लिखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इनके बारे में इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज ए ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। ड्रामेटिस्ट का मतलब ये ड्रामा यानी कि नाटक लिखा करते थे और क्रिटिक का मतलब ये एक आलोचक थे। ये लंदन न्यूज़पेपर में काम करते थे और वहाँ पर म्यूज़िक और ड्रामा के क्रिटिकल रिव्यूज़ लिखा करते थे। और इन्होंने आगे जाकर एक बहुत फेमस ऐसे लिखा था जिसका नाम था द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सेनिज्म। यहाँ पर देखिए, ये जो इब्सेनिज्म है इसका मीनिंग यहाँ नीचे लिखा गया है। वर्क्स ऑफ नॉर्वेयन प्ले राइट हेनरिक इब्सेन। नॉर्वे के एक बड़े ही फेमस नाटककार थे जिनका नाम था हेनरिक इब्सेन। उन्होंने कभी ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो इम्परफेक्शंस है यानी ब्रिटिश सोसाइटी की जो कमियां हैं उनके ऊपर एक बड़े फेमस प्ले लिखा था जिसको आगे जाकर इब्सेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और जी.बी. शॉ ने उस इब्सेनिज्म की थ्योरी के ऊपर अपना एक ऐसे लिखा था जिसको हम लोग कहते हैं द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सेनिज्म। यहाँ पर क्विंटेसेंस का मतलब होता है निचोड़, सार। तो इब्सेनिज्म की जो थ्योरी है उसका पूरा का पूरा निचोड़ इन्होंने अपने इस ऐसे में लिखा था जिसको हम लोग द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने बड़े फेमस प्लेज लिखे हैं और इनके सबसे फेमस प्लेज यानी कि नाटक हैं आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा एंड मैन एंड सुपरमैन। ये इनके सबसे फेमस वर्क्स हैं। इसके अलावा वो एक फियरलेस इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म में विश्वास रखते थे। फियरलेस का मतलब ये निडर होकर लिखते थे और इंटेलेक्चुअल का मतलब ये बौद्धिक रूप से क्रिटिसाइज करने का काम करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज थी, भले ही ये एक क्रिटिक है, एक आलोचक है, लेकिन इन्होंने कभी भी हार्ड क्रिटिसिज्म नहीं दिया। शुगर कोटेड बाय प्रिटेंडेड लाइटनेस ऑफ टोन। लाइटनेस ऑफ टोन का मतलब है इनका लिखने का जो तरीका था उसको शुगर कोटिंग करते थे। शुगर कोटिंग करने का मतलब होता है अपनी बात को कुछ इस प्रकार से रखना कि आगे वाला ऑफेंड भी ना हो और आप अपनी बात को भी कह दो, यानी बड़े ही प्रेम से किसी की आलोचना करना। तो ये बड़ी ही एक लाइटनेस ऑफ टोन रखते थे। क्रिटिसाइज़ करते थे लेकिन क्रिटिसाइज़ करने का तरीका इतना अच्छा था कि सामने वाले पर्सन को ऑफेंड फील नहीं होता था। ही रेबेल्ड अगेंस्ट मडल्ड थिंकिंग। ये मडल्ड थिंकिंग के अगेंस्ट थे। मडल्ड थिंकिंग का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब आप किसी चीज़ को क्लियरली किसी के सामने पेश नहीं कर पाते। यानी कि उस वक्त कई ऐसे ऑथर्स थे जो बेसिकली इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल तरीके से लिखते थे कि जी.बी. शॉ इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि लिखने का तरीका हमेशा सिंपल होना चाहिए और ये जो बड़े बड़े ऑथर्स इतनी मडल्ड थिंकिंग में लिखते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने का तरीका है, ये उसके खिलाफ थे। ये कभी भी होलो प्रिटेंशंस में बिलीव नहीं करते थे। प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा और होलो का मतलब होता है खोखला। यानी ये जो खोखला दिखावटीपन है, ये बड़े बड़े ऑथर्स का लिखने का तरीका है जो ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने वर्क को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उसके अगेंस्ट थे। अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक आइडिया दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज एन आयरिश प्ले राइट, critic and social thinker known for his sharp critique of social evils and inequalities। इन्होंने अपने समाज में जो सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां देखी थी और इनइक्वलिटीज़ यानी कि जो असमानताएं देखी थी, हमेशा से उसको एक क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी आलोचना करी है। और ये जो चैप्टर है फ्रीडम, इस चैप्टर के अंदर शॉ ने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में लिखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको एक्सप्लोर करता है ये चैप्टर। और ये फ्रीडम किस चीज़ के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है? सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। सोशल का मतलब सामाजिक और पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक नज़रिए से किस प्रकार हमारी फ्रीडम को बंदिश में रखा गया है, वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। He argues that true freedom is limited by natural needs and social conditions। जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बर्नार्ड शॉ ने इस स्लेवरी को यानी कि इस गुलामी को दो भागों में बांटा है। एक है नेचुरल स्लेवरी और एक है अननेचुरल स्लेवरी। वो ये कहना चाहता है कि नेचुरल स्लेवरी हमारी नेचुरल नीड्स की वजह से पैदा होती है
और अननेचुरल स्लेवरी सोशल कंडीशंस की वजह से पैदा होती है। सोशल कंडीशंस जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, किस प्रकार राजनीतिक नियंत्रण किया जा रहा है हम लोगों पर, किस प्रकार हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा शोषण आर्थिक तरीके से किया जा रहा है, वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें बताता है कि हम इल्यूजन ऑफ फ्रीडम में जी रहे हैं। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। हम लोगों को एक भ्रम है कि हम आज़ाद हैं, मुक्त हैं, लेकिन असलियत में ये गवर्नमेंट और ये सोसाइटी हम लोगों की आज़ादी को छीन रही है और हम लोगों को गुलाम बना के रखा है। ये चीज़ उसने कैसे बताई है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसकी डिटेल्ड समरी देखते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट जीबी शॉ कहते हैं वो है ट्रू फ्रीडम इज़ इम्पॉसिबल। यानी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में शॉ हमें ये प्रूव करते हैं कि ट्रू फ्रीडम यानी एक असली आज़ादी इम्पॉसिबल है, आप चाहे तो भी आज़ाद नहीं रह सकते। Shaw begins by saying that a person is truly free only if they can do anything they want, anytime, anywhere और nothing at all। इसका मतलब कि शो कहते हैं कि कोई भी पर्सन ट्रूली फ्री तभी माना जाएगा, वो पूर्णतया मुक्त केवल तभी कहा जा सकता है जब वो जो चाहे वो कर सके, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सके, या फिर नथिंग एट ऑल, अगर वो चाहे कि मैं कुछ ना करूं तो भी उसे ये हक होना चाहिए कि वो कुछ ना कर सके। बट ही आर्ग्यूज दैट सच फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन बिकॉज ऑल ह्यूमंस हैव टू डू सर्टेन थिंग्स एवरी डे। लेकिन ये जो सिचुएशन है कंप्लीट फ्रीडम की, ये इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान इस धरती पर पूरी तरीके से मुक्त या आज़ाद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी ही पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, जो हमें हर दिन करनी है, जैसे कि स्लीपिंग, सोना, ईटिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग, ट्रैवलिंग एंड वर्किंग। और टू अर्न अ लिविंग, हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें कपड़े पहनकर घूमना पड़ेगा, हमें वॉश करना पड़ेगा, हमें सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप ट्रूली फ्री हो तो मत करके दिखाओ ये चीज़ें। आप चाहो तो मत सो या मत खाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हम सब लोग, देखिए आगे क्या कहता है बर्नार्ड शॉ, रिच और पुअर एवरीवन इज ए स्लेव। हम सब लोग, चाहे फिर हम अमीर हो या गरीब हो, हम सब स्लेव हैं, हम गुलाम हैं अपनी नेचुरल नीड्स के, हम अपनी प्राकृतिक ज़रूरतों के गुलाम हैं। ये हमें करनी ही पड़ेंगी, आप कितने भी फ्रीडम अपने आप को क्यों ना मानो, आप कितने ही फ्री क्यों ना मानो, लेकिन आपको सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इस प्रकार की ये जो गुलामी है ना, जो हम अपनी नेचर की करते हैं, शो इसे कहते हैं नेचुरल स्लेवरी, यानी प्राकृतिक दासता, गुलामी। वी आर ऑल स्लेव्स टू नेचर, हम सब लोग प्रकृति के गुलाम हैं। हम चाहे ना चाहे हमें सोना पड़ेगा, हमें भूख लगने पर खाना पड़ेगा, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शो हमें दो एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि इवन ए किंग विद मैनी सर्वेंट्स एंड ए पुअर लेबरर हैव टू स्पेंड आवर्स ईच डे फुलफिलिंग लाइफ्स नेसेसिटीज़। चाहे कोई राजा ही क्यों न हो, जिसके खुद बहुत सारे नौकर हैं, या फिर एक गरीब मजदूर ही क्यों न हो, उनको भी अपने दिन में कुछ घंटे अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिताने पड़ेंगे। जैसे कि चाहे वो राजा हो या एक गरीब मजदूर हो, उसे सोना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा। मतलब कि वो पूर्णतया आज़ाद तो है ही नहीं, वो तो खुद नेचर की गुलामी कर रहा है। और बात ये नहीं है कि ये गुलामी केवल आदमियों को करनी पड़ती है, औरतों को भी करनी पड़ती है। और अगर हाउसवाइफ्स है तो देखिए उनके बारे में क्या पॉइंट कहा गया है, हाउसवाइफ्स बियर द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ चाइल्ड बर्थ अनदर नेचुरल कंपल्शन। अगर कोई औरत हाउसवाइफ है तो उसको भी तो कई प्रकार की नेचुरल चीज़ों से बंधा होना पड़ेगा। इनफैक्ट उसके ऊपर तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक बोझ है कि उसे बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। आप कुछ भी करो, बच्चे पैदा करने का काम तो एक औरत को ही करना पड़ेगा ना। तो ये एक नेचुरल नेसेसिटी है। अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी एक औरत को उठानी ही पड़ेगी। ये नेचुरल कंपल्शन है। आप मानते हो कि आप पूरी तरीके से मुक्त हो, आज़ाद हो, तो क्या आप इन सब कामों को करने से मना कर सकते हो क्या? नहीं। ये सब चीज़ें कहलाती है नेचुरल स्लेवरी। और इसके अलावा एक स्लेवरी और होती है जो इसने नेक्स्ट बताई आपको, वो है स्लेवरी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्लेवरी और होती है, एक तो है नेचुरल स्लेवरी और एक होती है
अननेचुरल स्लेवरी। अननेचुरल स्लेवरी का मतलब वो प्राकृतिक नहीं है। वो जो गुलामी हम लोग नेचर की करते थे ना, उससे अलग एक गुलामी और है। शॉ एक्सप्लेन्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ स्लेवरी व्हेन ह्यूमंस फोर्स अदर ह्यूमंस टू वर्क फॉर देम आइदर बाय ट्रिकरी और फोर्स। शॉ कहते हैं कि हम इंसान एक गुलामी और झेल रहे हैं, और वो गुलामी क्या है कि हमारी ही तरह दूसरे इंसान जो इस धरती पर है वो हमें मजबूर कर रहे हैं। अब चाहे तो वो हमें कोई ट्रिक प्ले करके मजबूर करें, मतलब हमारे साथ कोई खेल खेले, कोई छल कपट करें, या ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें काम करवाते हैं। हमें फोर्स किया जाता है कि हमें काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल मेक अदर्स वर्क एज लेबरर्स, सर्वेंट्स। कुछ लोग दूसरे लोगों को अपने यहाँ मजदूर बना के रखते हैं, अपने यहाँ पर नौकर बना के रखते हैं, और उनसे बहुत टफ जॉब करवाते हैं, ऑफन फॉर वेरी लिटिल पे। बहुत कम पैसा देते हैं और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। अगर इस प्रकार कोई इंसान किसी दूसरे ही इंसान की गुलामी करता है तो उसे अननेचुरल स्लेवरी कहते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो मेन मेड स्लेवरी, इंसानों के द्वारा बनाई गई गुलामी की प्रथा। दिस काइंड ऑफ स्लेवरी कॉजेज अनहैप्पीनेस एंड अनफेयरनेस इन सोसाइटी। देखो, जो पहली वाली स्लेवरी थी, नेचुरल स्लेवरी, वो हम खुशी खुशी करते हैं। नेचर हमें अपना गुलाम बनाता है, हमें सोने को और खाने को मजबूर करता है, लेकिन हम बहुत खुश होते हैं ये काम करने में। खाना खाने के बाद हमें अच्छा लगता है, वी एन्जॉय ईटिंग। हमें सोना अच्छा लगता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोने में गुजारना चाहते हैं। यानी कि भले ही ये गुलामी है, लेकिन ये गुलामी हमें प्रिय है, हमें अच्छी लगती है, हम एन्जॉय करते हैं। लेकिन ये जो अननेचुरल स्लेवरी है, जो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर इम्पोज करता है, ये अनहैप्पीनेस को क्रिएट करती है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की गुलामी करके खुश नहीं हो सकता। ये समाज में अनफेयरनेस को पैदा करती है। ये एक प्रकार का अन्याय है जो हमें सहन करना पड़ रहा है। नेचर की गुलामी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक दूसरे इंसान की गुलामी करना हमें अनजस्ट, एक अन्याय से भरा काम लगता है। अब देखिए, शॉ ने बताया है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, नेचुरल स्लेवरी वर्सेस अननेचुरल स्लेवरी। शॉ मेक्स ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल स्लेवरी एंड अननेचुरल स्लेवरी, विच इज स्लेवरी इम्पोज्ड बाय मैन टू मैन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। दिस अननेचुरल स्लेवरी इज वर्स। नेचुरल स्लेवरी के कंपैरिजन में अननेचुरल स्लेवरी बहुत ज़्यादा बुरी है। वाई? बिकॉज इट इज़ एनफोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स वेयर द पुअर एंड वर्किंग क्लासेज आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच एंड रूलिंग क्लास। ये जो अननेचुरल स्लेवरी है ना, ये हम पर इम्पोज की गई है, हम पे ज़बरदस्ती लाद दी गई है। किसने लादी है? इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स ने। हमने समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी बना दी जहाँ पर एक गरीब और वर्किंग क्लास के व्यक्ति को रिच और रूलिंग क्लास के लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका शोषण किया जाएगा। अब कैसे करेंगे वो ये शोषण? देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेज स्लेवरी। दिस इंक्लूड्स वेज स्लेवरी वेयर वर्कर्स हैव नो रियल चॉइस बट टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव। देखिए, हमने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था तैयार करी है जहाँ पर हम किसी भी इंसान को नौकरी देते हैं और उसको महीने के वेजेस, तनख्वाह देते हैं, और उस तनख्वाह के बदले में, उस सैलरी के बदले में उससे काम करवाते हैं। ये काम बहुत टफ होता है, लेकिन उस इंसान को सर्वाइव करने के लिए ये काम करना पड़ता है। वो ट्रैप्ड है, वो उलझा हुआ है एक साइकिल ऑफ लेबर एंड एक्सप्लॉइटेशन में। कोई भी मजदूर चाहकर भी इस गुलामी को मना नहीं कर सकता। कोई भी मजदूर चाहकर भी इस साइकिल को, इस क्रम को तोड़ नहीं सकता। उसको जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कमाने के लिए वेज स्लेवरी यानी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। यानी हम लोगों ने एक ऐसी वर्ण व्यवस्था तैयार कर दी, एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार कर दिया जहाँ पे हम इंसान से गुलामी करते हैं और वो मजबूर होकर ये गुलामी करेगा ही करेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड वोटिंग। इन सब कामों में गवर्नमेंट और वोटिंग का क्या रोल है? देखिए, शॉ डिस्कसेस द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड सेज दे शुड एम टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉइटेशन। हाउएवर इन रियलिटी गवर्नमेंट्स ऑफन सपोर्ट और रेगुलेट दिस मैन मेड स्लेवरी, कॉलिंग इट फ्रीडम। होता क्या है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इस प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन को रोके। वो एक्सप्लॉइटेशन जो रिच लोग पुअर का करते हैं, वो शोषण जो अमीर गरीब का किए जा रहा है ना, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है उसे रोकना। लेकिन इन रियलिटी होता क्या है? गवर्नमेंट तो खुद सपोर्ट करती है इस प्रकार की गुलामी को, गवर्नमेंट तो खुद रेगुलेट करती है इस मैन मेड स्लेवरी को, और इसी को फ्रीडम नाम दे देती है।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर अलाउड टू वोट फॉर देयर रूलर्स, बट इन मोस्ट केसेस ऑल द कैंडिडेट्स कम फ्रॉम द वेल्दी क्लास। गवर्नमेंट से जब आप आज़ादी मांगते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो आपको आज़ादी दे रखी है, देखो आप कितने आज़ाद हो कि आप चुनाव में वोट देकर अपना नेता खुद चुन सकते हो। लेकिन क्या ये आज़ादी है? क्या वास्तव में आप अपना नेता खुद चुन रहे हो? नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट्स वेल्दी क्लास के होते हैं। किसी भी चुनाव में खड़े होने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सभी कैंडिडेट्स अमीर होते हैं, वेल्दी होते हैं, और कॉमन पीपल को कहा जाता है कि तुम इन्हें चुनो। मतलब कि हम लोगों को मजबूर किया जाता है कि हम अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को नहीं चुन रहे, हमें बहुत लिमिटेड चॉइस दी गई। हमारे पास में ओपिनियन कहाँ है, हम अपना मत कहाँ दिखा रहे हैं। हम लोगों को कह दिया जाता है कि ये इस पॉलिटिकल का कैंडिडेट है और ये इस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, और इन दोनों में से किसी एक को चुनो, और यही तुम्हारी आज़ादी है कि तुम वोट देकर चुन रहे हो। हम कहाँ चुन रहे हैं? कैंडिडेट तो हमें पॉलिटिकल पार्टी ने हम पर इम्पोज कर दिया कि यही मेरी ओर से चुना गया कैंडिडेट है, तुम इसी को चुन सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस एंड द राइट टू वोट आर शोन एज फ्रीडम, बट दिस इज ऑफन जस्ट एन इल्यूजन। ये सिर्फ एक भ्रम है। हम वोटर को एक भ्रम में डाल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अपना नेता चुन रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि नेता को पॉलिटिकल पार्टी ने चुना है और हम लोगों को मजबूर किया गया है उसे वोट करने में। हमारे पास में चॉइस कहाँ है? हम क्या अपना लीडर चुन सकते हैं? नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चुने गए लीडर को ही वोट देकर जिता सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है जो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करती है। वो हमें कहती है कि आप फ्री हो, आप मुक्त हो, आप आज़ाद हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर जगह पर बंधे हुए हैं। शो क्रिटिसाइजेज गवर्नमेंट्स सेइंग दे मेंटेन दिस मैन मेड स्लेवरी बट कॉल इट फ्रीडम। शो इस बात पर गवर्नमेंट्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मेन मेड स्लेवरी है ना, ये अननेचुरल स्लेवरी, ये सरकार ने हम पर इम्पोज कर दी, और वो इसे फ्रीडम का नाम दे रहे हैं। जैसे देखिए दो एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी पीपल गेट टू वोट एवरी 5 years, बट ऑल द कैंडिडेट्स आर पार्ट ऑफ द वेल्दी क्लास। आम लोग चुनाव में वोट करते हैं हर 5 साल से, लेकिन कैंडिडेट हमेशा वेल्दी क्लास का होता है। यानी कि पीपल चूज बिटवीन वन मास्टर एंड अनदर। आपको हर 5 साल में अपने लिए एक मालिक चुनना है, एक मास्टर को चुनना है। इस 5 साल में इसे चुना, आपको अच्छा नहीं लगा, अगले 5 साल में हम जो आदमी कहते हैं उसे चुन लो। यानी कि आप एक भ्रम में जी रहे हो कि आप चुन रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको एक मास्टर दिया जा रहा है। एक लीडर नहीं है, वो एक मास्टर है, मालिक है, वो आपका नेता नहीं है, और आपको उसी को चुनना पड़ेगा। और आप इस भ्रम में जी रहे हो कि हम तो फ्री हैं। Newspapers and schools teach us that voting makes people truly free, but in reality their conditions do not improve. न्यूज़पेपर्स में ऐसा आता है, स्कूल्स में भी हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं हमेशा कि वोटिंग करना आपकी आज़ादी का प्रतीक है। क्या सच में है? नहीं, रियलिटी में हमारी कंडीशन कभी इम्प्रूव ही नहीं होती। जो वोट करने वाला वोटर है वो हमेशा गरीब रहता है, वो हमेशा एक्सप्लॉइट होता है, उसका हर जगह पर शोषण होता है, और नेता अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि हम जिसे चुनाव में जिता रहे हैं वो व्यक्ति हमें ही वापस एक्सप्लॉइट करने लगता है, उसका जीवन सुधर जाता है, लेकिन आम लोगों का सुधरा क्या? नहीं। यानी कि आप सिर्फ इस भ्रम में जी रहे हो कि आप आज़ाद हो, फ्री हो, जबकि सच्चाई यह है कि आज़ादी और फ्रीडम केवल पॉलिटिकल क्लास एंजॉय करती है। वोटर कभी भी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता। वो केवल एक कठपुतली है जो हर 5 साल में वोट देने के लिए आ जाता है। और असली रियलिटी क्या कहती है कि वो सिर्फ एक फ्रीडम के भ्रम में जीने वाला व्यक्ति है। असली फ्रीडम केवल लीडर्स को है, ये यहाँ पर कहा गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल और दिया है, वो है वेज स्लेवरी एंड इलेक्शंस। He gives the example of wage slavery, where workers must keep working for others to survive, है ना। वेज स्लेवरी का मतलब है कि आप वेजेस पर काम कर रहे हो, आप तनख्वाह पर काम करने वाले एक मजदूर हो, और आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। आप केवल देखिए, बट दे नेवर ट्रूली बिकम फ्री और एंजॉय द रिवार्ड्स ऑफ देयर ओन हार्डवर्क। आप कितनी भी कड़ी मेहनत करो, आप उसका कभी भी फल एंजॉय नहीं कर पाओगे। When people complain about their struggles and government mistakes, they are told they themselves are responsible because they had the freedom to vote for the leaders. लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि सरकार ने ये गलती कर दी। लोग अपने स्ट्रगल के लिए, अपने संघर्ष के लिए जब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, तो गवर्नमेंट उल्टा उन्हीं को डांटने लगती है। गवर्नमेंट उन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम डाल देती है। गवर्नमेंट कहती है कि तुम तो फ्री थे ना,
तुम्हें अच्छे लीडर्स को चूज करना चाहिए था, हमने तुम्हें फ्रीडम दी कि अपना अच्छा लीडर चूज करो, और आज तुम कह रहे हो कि ये पॉलिटिकल क्लास तुम्हें एक्सप्लॉइट करती है, तो ऐसे लीडर तुमने ही क्यों चूज करे? जबकि सच्चाई यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ने हमें अपनी ओर से कैंडिडेट खड़े करके दिए थे, हमने थोड़ी चूज किया, हमारे पास में तो बहुत लिमिटेड चॉइस थी। आप अपनी मन मर्जी के व्यक्ति को इलेक्शन में थोड़ी खड़ा कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा होगा, और अंत में ब्लेम भी आप पर ही आएगा। आपको ये कहा जाएगा कि तुम्हारे पास तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तुम फ्री हो, तो क्यों तुमने अच्छा लीडर चूज नहीं किया? ओके, तो इस प्रकार की चीजें हमें गुलामी में डाल रही है। इसने देखो यहाँ पर शॉ ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल ऑफ बीज। शॉ यूजेस द एनालॉजी ऑफ बीज, बीज का मतलब मधुमक्खियाँ। बीज कलेक्ट हनी एंड एंजॉय इट देमसेल्व्स, बट इन ह्यूमन सोसाइटी वर्कर्स मेक थिंग्स बट डोंट गेट टू एंजॉय देम। इंस्टेड देयर हार्ड वर्क बेनिफिट समवन एल्स। जैसे कि मधुमक्खियों के साथ में होता है ना कि मधुमक्खियाँ हनी कलेक्ट करती है, इतनी मेहनत से शहद को कलेक्ट करती है, इतने सारे फूलों को जब वो उनका रस लेती हैं तब जाकर शहद की एक बूंद बनती है, और बाद में क्या होता है, वो इसे खुद एंजॉय करती है, लेकिन कभी कभी इंसान उसे एंजॉय करने के लिए पहुंच जाता है, उनकी इतनी मेहनत का सारा फल ह्यूमंस ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सोसाइटी में वर्कर्स के साथ में भी तो यही हो रहा है, वो इतनी मेहनत करते हैं मधुमक्खियों की तरह, लेकिन एंड में हनी यानी एंजॉयमेंट किसको मिलता है? उनके रिच बॉस को। वो जितना भी काम करते हैं उस काम का बेनिफिट हमेशा बॉस ले जाते हैं, वो पैसे कमाते हैं, वो अमीर हो रहे हैं, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन वर्कर को हमेशा सरवाइव करने के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना पड़ता है, हर महीने हर हफ्ते उनको लगातार काम करना पड़ता है, क्योंकि सरवाइव करना है तो काम करना पड़ेगा, लेकिन उनका बॉस तो रिच हुए जाता है। ओके, अब यहाँ पर शॉ मार्क्स का आइडिया भी यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली कार्ल मार्क्स का भी एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, जिन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था, उनकी बड़ी फेमस थ्योरी है कम्युनिज्म की। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को शॉ ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। वो कहते हैं सोसाइटी इज़ डिवाइडेड बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स वो हैं जो लेबर प्रोवाइड करते हैं, और ओनर्स वो हैं जो मनी और रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, और रियल फ्रीडम हमेशा ओनर्स के पास में होती है, और जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा सोशल और इकोनॉमिक कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि उनको तो कंट्रोल किया जाता है ओनर्स के द्वारा। Here, he further sharpens his argument by referencing Marx' theory. Shaw explains that Karl Marx observed how in capitalist society the main division is between those who work and those who own and control resources. अगर आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी पता है तो देखिए कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में क्या कहता है। अभी की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि ये पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही है, और जितना भी लेबर है वो करती है एक क्लास, जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरिएट क्लास वो क्लास है जो लेबर करती है, जो काम करती है, लेकिन रिसोर्सेज को ओवन और कंट्रोल कौन करता है? द बूर्जुआ। ये जो वर्ड लिखा है ना, BOURGEOISIE, इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है बूर्जुआ। बूर्जुआ वो लोग होते हैं जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, जिनके हाथों में सारा पैसा होता है। तो वर्किंग क्लास इज केप्ट इन स्लेवरी बाय द वेल्दी एंड गवर्नमेंट्स मोस्टली सर्व टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दीज रिच मास्टर्स। कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में कहते हैं कि बूर्जुआ जो हैं वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, और प्रोलेटेरिएट क्लास को मजबूर किया जा रहा है लेबर करने में। वो लोग काम करते हैं और बूर्जुआ उनके काम का फ़ायदा उठाते हैं, और ये गवर्नमेंट भी इन्हीं बूर्जुआ के लिए काम करती है। गवर्नमेंट इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, इन रिच मास्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। प्रोलेटेरिएट क्लास की तो गवर्नमेंट को भी नहीं पड़ी। ये आइडिया हमें शॉ ने दिया है, यानी कि एक प्रकार की अननेचुरल स्लेवरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल वेज स्लेवरी को कहा जा सकता है। फाइनली अब नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन एंड सोशल कंडीशनिंग। शॉ सेज स्कूल्स, न्यूज़पेपर्स एंड इवन फैमिलीज टीच पीपल फ्रॉम ए यंग एज टू एक्सेप्ट देयर रूल्स एंड नॉट रेबेल। अब हम लोगों में ये आदत कैसे पड़ी? अगर हम लोग इतना ही स्लेवरी को झेल रहे हैं तो हम क्यों झेल रहे हैं? इसकी वजह है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है कोई चीज़ आपके दिमाग में इतनी गहराई से बैठा देना कि आप उसी के अनुसार काम करने लगो, आपको पता भी ना चले, और आपके वे ऑफ थिंकिंग, आपके वे ऑफ वर्किंग को कोई कंट्रोल करे, उसे कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब कि हमें
बचपन से ही स्कूलों में, न्यूज़पेपर्स के थ्रू और अपने परिवार के थ्रू भी यही बताया गया है कि हमारे कुछ सोशल रोल्स हैं जो हमें निभाने हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारी कुछ काम है जो हमें करना है, और हमें कभी भी रेबेल नहीं करना, हमें क्रांति नहीं दिखानी, हमें बस जो कहा जा रहा है वो काम करो। दे आर टोल्ड टू रेस्पेक्ट अथॉरिटी एंड फॉलो द रूल्स विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। बिना सवाल पूछे रूल्स को फॉलो करते जाओ, अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करो, कभी सरकार के खिलाफ मत बोलो, कभी अपने मास्टर के खिलाफ मत बोलो। When anyone dares to protest or speak up for change, society calls them foolish, mad or even dangerous। और जब भी कोई डेयर यानी हिम्मत करता है प्रोटेस्ट की, विरोध करने की हिम्मत करता है, वो समाज में बदलाव के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, तो ये सोसाइटी उसे फुलिश कहती है, उसे मूर्ख कहती है, उसे पागल कहती है, और समाज के लिए उसे खतरा बता देते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोले उसे खतरा बनाकर बता दिया जाता है। ये चीज़ आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी फिट होती है अगर आप गहराई से सोचे तो दिस इज़ अनदर वे द पावरफुल कीप कंट्रोल। ये जो पावरफुल रूलर्स हैं, ये जो रिच और वेल्दी क्लास है, ये आपको कंट्रोल कर रही है। बचपन से आपको अथॉरिटी को मानना सिखाया जाता है कि आपको जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसे फॉलो करो, बस सवाल मत करो। जहां आपने सवाल किया वहां पर यह सरकार आपके ऊपर डेंजरस का ठप्पा लगा देती है, आपकी ब्रांडिंग कर देती है कि तुम समाज के लिए खतरा हो, तुम एंटी नेशनल हो, तुम एंटी सोशल एक्ट कर रहे हो। इस प्रकार की चीज़ें बोलकर इंसान की आवाज़ को दबा दिया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर शो ऑब्जर्व्स दैट मैनी रूल्स एंड लॉज आर नीडेड टू कीप पीस इन सोसाइटी। ये समाज रूल्स एंड लॉज बनाती है, नियम कानून बनाती है। क्यों? गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ये नियम कानून बना रहे हैं ताकि समाज में शांति को बनाए रख सकें। बट दीज कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल एंड लिमिट द फ्रीडम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फर्दर। लेकिन सच यह है कि सरकार इन नियम कानून के द्वारा आम लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल करती है। ये नियम कानून आम लोगों के लिए बनते हैं। नेता या बड़े रिच लोग तो आए दिन नियम तोड़ते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाता, कानून की तो वहां तक पहुंच तक नहीं होती, है ना। मतलब ये हुआ कि समाज में नियम कानून केवल आम आदमी की फ्रीडम को लिमिट करने के लिए बनाए गए हैं। सारे नियम कानून बस यही कहते हैं कि आम आदमी ने नियम तोड़ा है, उसका ट्रैफिक चालान जल्दी से कट जाता है, नेता बच जाते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो रिच वेल्दी क्लास के लोग बड़ी आसानी से बच निकलते हैं, लेकिन आम लोग छोटे छोटे मामलों में उलझ जाते हैं। लॉज आर सपोज टू प्रोटेक्ट पीपल। नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। बट समटाइम्स लैंडलॉर्ड्स एंड एम्प्लॉयज यूज देम टू डोमिनेट अदर्स। लेकिन कभी कभी ये लैंडलॉर्ड्स, है ना, लैंडलॉर्ड्स का मतलब ये अमीर पैसे वाले लोग, ज़मीनों के मालिक, ये एम्प्लॉयर, आपको नौकरी देने वाला बॉस, ये इन्हीं नियम कानून का यूज़ करके आपको कंट्रोल करते हैं। आप किस प्रकार जीते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, यहाँ तक कि इवन व्हाट दे बिलीव, आप क्या सोचते हैं, उसको तक बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और फाइनली इस चैप्टर को एंड करते वक्त शॉ कहते हैं ट्रू फ्रीडम एंड लेजर क्या है। शॉ एंड्स बाय सेइंग दैट नो वन गेट्स अनलिमिटेड फ्रीडम। शॉ कहते हैं कि आप ये चीज़ तो मान लीजिए कि अनलिमिटेड फ्रीडम तो किसी के पास में नहीं है, आपको गुलामी तो करनी पड़ेगी। अब नेचुरल स्लेवरी में, नेचुरल प्राकृतिक गुलामी में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे एंजॉय कर रहे हो करते हुए, लेकिन अननेचुरल स्लेवरी को आप उसका कुछ नहीं कर सकते। पीपल शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद फेक और पार्शियल फ्रीडम्स लाइक वोटिंग। शो लोगों से ये अनुरोध करते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप कभी भी सेटिस्फाइड मत हो जाओ, आप संतुष्टि मत धारण कर लो। आपको लगता है कि आपने वोटिंग कर दी, लेकिन वो फेक और पार्शियल फ्रीडम है। फेक का मतलब नकली है, पार्शियल का मतलब आंशिक तौर पे आपको लग रहा है कि वोटिंग करके आपने अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करा है। बट शुड आस्क फॉर ए फेयर सोसाइटी वेयर वर्क एंड लेजर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वर्क यानी काम और लेज़र का मतलब फ्री समय, जो आपको अपने लिए एंजॉय करने का टाइम मिलता है, जो सुविधा मिलती है। शो कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने की ज़रूरत है जो सोसाइटी काम और फ्री होना, लेज़र होने, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखे, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। काम केवल वर्कर्स करते रहें और उसका फ़ायदा रिच लोग उठाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। Only when people have more leisure and control over their own lives, they can get close to freedom. अगर समाज में सच्ची आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो लोगों को अपने लेज़र, अपने फ्री टाइम पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों पर वर्कर को खुद कंट्रोल होना चाहिए। लोगों का कंट्रोल अपनी ज़िंदगी पर तो हो कम से कम। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अनटिल देन मोस्ट फ्रीडम गिवन बाय सोसाइटी इज़ एन इल्यूजन। अगर आप ये फ्रीडम लोगों को नहीं दे सकते तो ये सिर्फ आज़ादी का एक भ्रम है होगा, ये एक इल्यूजन ऑफ फ्रीडम होगा।
अगर लोगों को अपनी लाइफ्स पर कंट्रोल नहीं है, अगर लोगों को लेज़र पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप चाहे उन्हें जो भी दो, उन्हें डेमोक्रेसी दे दो, उन्हें राइट टू वोट दे दो, उन्हें फ्रीडम टू स्पीच दे दो, ये सिर्फ एक इल्यूजन होगा, एक भ्रम होगा। असली आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों का अपनी खुद की लाइफ पर कितना कंट्रोल है, लोगों को लेज़र मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं दे सकते तो फिर आपने चाहे कुछ भी दिया हो, वो सिर्फ एक झूठ दिखावा होगा, होलो प्रिटेंशंस होंगी, एक इल्यूजन होगा। यहाँ पर शो अपनी बात को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन पर जो जे कृष्णमूर्ति ने दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर भी लिखे हुए हैं, इन्हें देख लीजिएगा। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी को शॉर्ट में रिवीजन के लिए पॉइंट्स बनाकर लिखा है। अब हम आ जाते हैं जे कृष्णमूर्ति वाले सेक्शन के ऊपर, जिसकी हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जे कृष्णमूर्ति वाले ऐसे में फ्रीडम को डिसिप्लिन से जोड़कर देखा गया है। यानी कि कृष्णमूर्ति ये मानते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा वहाँ पर फ्रीडम नहीं हो सकती। उनका ये पूरा ऐसे फ्रीडम और डिसिप्लिन के बीच में रिश्ते को एनालाइज करने पर लिखा गया है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति वॉज ए वर्ल्ड रिनोन्ड राइटर एंड स्पीकर ऑन फंडामेंटल फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। यानी कि कृष्णमूर्ति एक वर्ल्ड रिनोन्ड यानी पूरी दुनिया में जाने माने राइटर हैं, स्पीकर हैं, और इन्होंने अपनी खुद की फ़िलोसॉफ़ी के ऊपर काफ़ी कुछ बोला है। फंडामेंटल एकदम मूलभूत फिलोसॉफी है इनकी, और इन्होंने स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बोला, यानी आध्यात्मिक विषय, जैसे कि मेडिटेशन का क्या पर्पस होता है, ह्यूमन रिलेशंस एंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन ग्लोबल सोसाइटी। ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और बोला है। His supporters, working through several non-profit foundations, oversee a number of independent schools centered on his views on education in India, England and the United States। इसका मतलब ये हुआ कृष्णमूर्ति के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्णमूर्ति की वैल्यूज़, उनके बताए गए रास्तों में विश्वास रखते हैं। और कृष्णमूर्ति के मर जाने के बाद भी आज भी बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो उनके नाम पर इंडिपेंडेंट स्कूल्स चला रहे हैं, जो उनके तरीके पर काम करती है। ये स्कूल प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस है जो लोगों को एजुकेट करती है, इंडिया में, इंग्लैंड में, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी। और यहाँ पर कृष्णमूर्ति की जो फिलोसॉफी है उसको सेंटर में रखते हुए एक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। हिज टॉक्स, ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिस्कशंस एंड अदर राइटिंग्स आर पब्लिश इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। उन्होंने अपने जो भी फिलोसॉफी दी है, जो कुछ भी बोला है, आज वो प्रिंट में, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेट्स में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। अब हम आ जाते हैं उनके द्वारा लिखे गए इस एसे के एनालिसिस पर। तो देखिए कृष्णमूर्ति सबसे पहले स्टार्टिंग में ही फ्रीडम और डिसिप्लिन को कंपेयर करते हैं। कृष्णमूर्ति आर्ग्यूज दैट ट्रू फ्रीडम कैन नॉट अराइज फ्रॉम डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन इम्प्लाइज कंट्रोल एंड कॉन्फॉर्मिटी। पूरे कृष्णमूर्ति के इस एसे का जिस्ट इस एक लाइन में मिल सकता है हमें। कृष्णमूर्ति एक ही बात को सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट प्रूव कर रहे हैं, और वो ये है कि फ्रीडम कभी भी डिसिप्लिन से नहीं आ सकती। डिसिप्लिन इम्प्लाइज कंट्रोल एंड कॉन्फॉर्मिटी। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, और कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है नियमों की अनुपालना करना, नियमों से स्टिक करके रहना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आज़ादी कभी भी डिसिप्लिन से आ ही नहीं सकती। आप किसी को अगर डिसिप्लिन में रखते हो तो आप उसके ऊपर कंट्रोल रखने लगते हो, आप कन्फर्मिटी को पैदा कर रहे हो। डिसिप्लिन एनफोर्सेस लिमिट्स ऑन द माइंड एंड बिहेवियर। जब किसी इंसान को बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है तो हम उसके माइंड को और उसके बिहेवियर को लिमिट कर देते हैं। मेकिंग पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स सेट बाय अदर्स। डिसिप्लिन का मतलब होता है दूसरे लोगों ने कुछ रूल बनाए हैं और आपको उन रूल से कॉन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको उनकी अनुपालना करनी पड़ेगी। इस वजह से किसी भी इंसान का इंडिपेंडेंट थॉट और फ्री विल रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो इंसान कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ सोच ही नहीं पाता, उसकी कोई फ्री विल, आज़ाद सोच रह ही नहीं जाती, क्योंकि वो डिसिप्लिन के नाम पर बंदिशों में डाल दिया गया है। यानी कि डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभासी। जहाँ डिसिप्लिन होगा
वहाँ फ्रीडम नहीं हो सकता। और जहाँ फ्रीडम रखना चाहते हो वहाँ डिसिप्लिन को मत डालो, क्योंकि डिसिप्लिन आपको इंडिपेंडेंटली सोचने से रोकता है। डिसिप्लिन आपको नियमों की पालना करने के लिए कहता है। ऐसे में कभी भी इंसान की फ्रीडम पैदा हो ही नहीं सकती। आप डिसिप्लिन से बंध जाते हो, आपको लगता है डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी आज़ादी को छीन लेता है। कंडीशनिंग एंड मेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स। अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति, मोस्ट पीपल्स माइंड्स आर कंडीशनड बाय सोसाइटी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी हमेशा से कंडीशनिंग कर दी गई है, यानी कि हमें एक सांचे में ढाल दिया गया है। कंडीशनिंग करने का मतलब आपको एक विशेष मॉडल में, एक सांचे में ढाल देना। ये सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन और हमारे जो ट्रेडिशंस है, ये हमारे माइंड को कंडीशन करते हैं, हमारे सोच को एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। और ये कंडीशन एक मेंटल चेन का काम करती है, यानी हमें एक मानसिक तौर पर चेन में बांध दिया जाता है। लिमिटिंग द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। उसकी वजह से हमारे विचार और हमारे कर्म, हमारे एक्शन लिमिट हो जाते हैं। इट कन्फाइंस पीपल विद इन द बाउंड्स ऑफ एक्सेप्टेड बिलीफ। कन्फाइन करने का मतलब बंदिश में रखा जाता है लोगों को बाउंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है एक्सेप्टेड बिलीफ और नॉर्म्स के द्वारा। यानी कि लोगों को कह दिया जाता है बचपन से ही कि ये तुम्हें हमेशा मानकर चलना है, ये तुम्हारा रिलीजन है, ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, तुम बस इसी को मान सकते हो। और लोगों को कहा जाता है कि कभी क्वेश्चन मत करो, कभी अपने रिलीजन पर सवाल मत उठाओ, कभी अपने बिलीफ सिस्टम पर सवाल मत उठाओ। अगर आप उन्हें क्वेश्चन करोगे तो उनकी नज़र में आप खराब हो जाओगे। आपको कह दिया जाता है कि बस बिना सोचे समझे मान लो चीज़ों को। अब देखिए, कृष्णमूर्ति इस बारे में आगे कहते हैं, द नेचर ऑफ ट्रू फ्रीडम। अगर डिसिप्लिन कभी भी फ्रीडम को पैदा नहीं कर सकता तो फ्रीडम का ट्रू नेचर क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, द फ्रीडम इज एन इनर स्टेट वेयर द माइंड इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। अगर डिसिप्लिन से हम कंडीशनिंग में आ जाते हैं तो फ्रीडम एक ऐसी स्टेट को कहा जा सकता है जो इनर है। फ्रीडम कभी भी बाहर से नहीं आ सकती, फ्रीडम आपके अंदर से पैदा होनी चाहिए। अगर आपका दिमाग फ्री है, अगर आपका माइंड फ्री है, आपकी चेतना फ्री है हर प्रकार की कंडीशनिंग से, अगर आप फियर से मुक्त हो, लिमिटेशन से मुक्त हो, तो ही आप ट्रू फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट एक्सटर्नल लिबर्टीज। आप जिसे पॉलिटिकल फ्रीडम समझते हैं या सोशल फ्रीडम समझते हैं, वो एक्सटर्नल लिबर्टी है, वो बाहर से आपके ऊपर आरोपित की गई है। जबकि फ्रीडम होनी क्या चाहिए? साइकोलॉजिकल लिबरेशन, यानी कि आपको साइकोलॉजिकली, आपको अपने मन के अंदर आज़ादी फील होनी चाहिए, आपको अपनी अंतरात्मा में आज़ादी महसूस होनी चाहिए। पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम तो एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर का पैदा होना ज़रूरी है। वन इज़ ट्रूली फ्री ओनली व्हेन वन इज़ फ्री इंटरनली फ्रॉम फॉल्स बिलीफ एंड मेंटल स्लेवरी। कोई भी इंसान केवल तभी फ्री कहा जा सकता है जब वो इंटरनली, यानी अंदर से फ्री हो, जब वो फॉल्स बिलीफ से और इस मेंटल स्लेवरी से फ्री हो जाए। आप उसे कभी भी बांध के नहीं रखते। किसी इंसान की सोच को बांधना उसकी आज़ादी छीनने के बराबर है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए, फ्रीडम को अचीव करने के लिए? यहाँ पर आता है रोल ऑफ सेल्फ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। कृष्णमूर्ति स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ इंक्वायरी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आपको फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ेगी, यानी कि इंक्वायरी करो, पूछो, सवाल पूछो। किससे? सबसे पहले खुद से सवाल पूछो। फिर ये जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है, ये जो बाप से बाहर एक्सटर्नली जो बिलीफ सिस्टम चल रहे हैं, उनको, वैल्यूज़ को, जो गुण संस्कार के नाम पर आपको करने को कहा गया है, जो सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक नियम कानून है, इनको क्वेश्चन करो। खुद को भी क्वेश्चन करो अंदर से और बाहर भी क्वेश्चन करो। ये बहुत ज़रूरी है। और ये दिस इंक्वायरी इज़ नॉट ए वन टाइम एक्ट बट एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सवाल खड़ा किया समाज के सामने और चुप होकर बैठ गए, फ्रीडम मिल गई। नहीं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए, हमेशा पूछते रहो, खुद को पूछो, बाहर पूछो। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल्स कैन आइडेंटिफाई एंड डिसॉल्व मेंटल बैरियर्स। अगर आप ये क्वेश्चनिंग करोगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मेंटल बैरियर्स को, यानी मानसिक जो बंदिशें आप पर लगाई गई है, आप उन्हें पहचान पाओगे और आप उन्हें डिसॉल्व कर पाओगे, उन्हें ख़त्म कर पाओगे। इस समाज ने कंडीशनिंग के जरिए आप पर जो मानसिक बैरियर्स पैदा कर दिए हैं, अगर आप उनसे टूट कर अलग होना चाहते हो, डिसिप्लिन से दूर होकर फ्रीडम को
प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आपको सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर कृष्णमूर्ति कहते हैं ही कनेक्ट्स फ्रीडम विद इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो अगर मेंटल बैरियर्स आपकी फ्रीडम को ब्लॉक करता है तो आपको फ्रीडम कहाँ मिलेगी? इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड से। टू बी ट्रूली फ्री द माइंड मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड नॉट क्लाउडेड बाय फियर। अब देखो क्लैरिटी ऑफ माइंड कब आएगी? जब आपके दिमाग में कोई डर नहीं होगा, कोई प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह नहीं होगा या फाल्स कंडीशनिंग नहीं होगी। अगर आप ट्रूली फ्री होना चाहते हो तो आपका दिमाग इंटेलिजेंट होना चाहिए, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। ट्रू फ्रीडम अराइजेज व्हेन इंटेलिजेंस इज अवेकन्ड थ्रू ऑनेस्ट इंक्वायरी विदाउट फियर्स एंड बायस। ना तो आपको बायस रखना है किसी के प्रति, कोई पक्षपात नहीं करना, कोई डर नहीं रखना, ऑनेस्ट होकर इंक्वायरी करो, तभी आपकी इंटेलिजेंस अवेकन होगी। दूसरा काम आपको करना है रिजेक्टिंग एक्सटर्नल इम्पोजिशन। बाहर से अगर कोई चीज़ आप पर इम्पोज की गई है तो उसको रिजेक्ट कर दो। कृष्णमूर्ति असर्ट्स दैट फ्रीडम कैन नॉट बी गिवन बाय अदर्स। कृष्णमूर्ति हमेशा से इंटरनल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि फ्रीडम कभी भी बाहर से आपको नहीं मिल सकती, कोई और आपको फ्रीडम नहीं दे सकता, ना तो ये सोसाइटी दे सकती है ना ये गवर्नमेंट दे सकती है। इट इज समथिंग वन मस्ट डिस्कवर पर्सनली थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको तो फ्रीडम अपने अंदर से डिस्कवर करनी पड़ेगी, वो भी पर्सनली। कैसे? इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को अंदर से बदलो अगर आप फ्रीडम को पाना चाहते हो। एक्सटर्नल इम्पोजिशंस, अगर आपसे बाहर कोई भी इम्पोजिशन किया जाता है, फिर वो चाहे कोई नियम कानून है, सोशल रूल है या डिसिप्लिन है, तो कभी आपको ट्रू फ्रीडम नहीं मिलेगी। फाइनली कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फ्रीडम क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ये आपके होने को बताती है, ये आपके एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। फॉर कृष्णमूर्ति फ्रीडम इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। फ्रीडम एक प्रकृति के द्वारा दी गई स्थिति है। इज स्टेट ऑफ बीइंग यानी ये होने को बताती है। व्हेन द माइंड इज नॉट फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड बाय कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ। होता क्या है, हमारे दिमाग में न जाने कितने कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं हमारे विचार, हम आपस में ही फ्रेगमेंटेड यानी बंटे हुए हैं। It means living without inner contradiction and psychological conflict which leads to a harmonious and liberated existence. अगर आप फ्रीडम को पाना चाहते हो ना तो आपको जीना पड़ेगा। कैसे? विदाउट इनर कॉन्ट्राडिक्शन। आपको अपने मन के अंदर के विरोधाभास को खत्म करना पड़ेगा। आपके मन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, मनोवैज्ञानिक कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना पड़ेगा, तभी आप एक हार्मोनियस और लिबरेटेड एग्जिस्टेंस को प्राप्त कर सकोगे। यानी आपकी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस फ्रीडम पर डिपेंड करती है, और वो फ्रीडम आपको तभी मिलेगी जब अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ दोगे, जिस दिन आप साइकोलॉजिकल फ्रीडम को एक्सरसाइज करोगे, जिस दिन आप अपने इनर कॉन्ट्राडिक्शंस को ख़त्म कर लोगे। और वो डिसिप्लिन में रहकर नहीं हो सकता, उसके लिए ज़रूरी है सवाल खड़े करना, इनर क्वेश्चन, सेल्फ इंक्वायरी करने से ही आप ट्रू फ्रीडम को प्राप्त कर सकोगे। ये कृष्णमूर्ति का ऐसे था। अब मैंने इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हैं, आप उन्हें खुद पढ़कर इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली PYQs है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर मेरे हिसाब से अगले साल होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने जितने क्वेश्चंस इस टेक्स्ट में से पॉसिबल है उन सबको यहाँ पर एक साथ आपके लिए लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ध्यान से सभी बातों को सुनिए, और इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट अपने पास में रखिए। अगर आप इस वीडियो को ही दोबारा देखेंगे या सुनेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इतने बड़े चैप्टर को मैंने फिर भी कोशिश करके 1 घंटे के अंदर एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियो के एंड में मैंने जो कुछ भी समझाया है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके आराम से हिंदी में सारा ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, फ्यूचर में भी आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना। थैंक यू सो मच।